11.7 रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट। अब रिबेट क्या होता है देखो, समटाइम्स द एक्सेप्टर पेज द अमाउंट ऑफ हिज bills payable before the due date. The payment of bill amount by the acceptor to the holder before the due date is known as retiring the bill. बिल की आपको जो डेट दी जाती है पर्टिकुलर इतने टाइम पीरियड के बाद आप पैसा दे देंगे या उस डेट तक दे दोगे। इफ अगर आप उस डेट आने से पहले जिस दिन आपने जितना लंबा टाइम पीरियड मांगा है ना, जैसे जस्ट लाइक आपने 2 मंथ का टाइम पीरियड मांगा था, किसके लिए? पेमेंट के लिए। पेमेंट के लिए आपने कितना 2 मंथ का टाइम मांगा था, लेकिन मे बी आपने 1 मंथ के अंदर ही उसका क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, पूरा फुल सेटलमेंट हो गया। तो वैसे ट्रांजैक्शन क्या बोला जाता है? रिटायरिंग ऑफ बिल। बिल वाली बुक में क्या लिखा जाता है? इसे क्या बोलते हैं? रिटायरिंग दी बिल। मींस जो पेमेंट आप 2 मंथ के अंदर करने वाले थे, 2 मंथ का आपको टाइम पीरियड चाहिए था इस पेमेंट को करने के लिए, लेकिन आप 2 मंथ कंप्लीट होने से पहले ही, उससे पहले ही आपने उस चीज का पेमेंट कर दिया, तो उसे क्या बोला जाता है? रिटायरिंग दी बिल। इन सच केसेस द होल्डर ऑफ द बिल वुड ग्रांट सम कंसेशन टू द एक्सेप्टर। दिस कंसेशन इज कॉल्ड रिबेट। इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया गया था एक चीज, है ना, कि सपोज अगर कोई ए नाम का पर्सन है और बी है, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, ये सेलर है, ये बायर है। 2 मंथ का इन्होंने क्या मांगा था? टाइम मांगा था कि 2 मंथ के अंदर आपको पेमेंट कर दूंगा, है ना। जो पेमेंट है वो कर दिया जाएगा। पेमेंट कितने का था? 10,000 रुपीस का था। क्लियर? 10,000 रुपीस का था। ए ने भी एग्री, बी ने भी एग्री, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हुआ, बराबर, दोनों ने साइन ली, कंफर्म किया कि 2 मंथ के अंदर 10,000 का पेमेंट आ जाएगा। 2 मंथ लगेंगे उसको, ठीक है, उससे पहले। लेकिन मे बी 1 मंथ, आफ्टर 1 मंथ बी की तरफ से 10,000 का पेमेंट किसको आ गया? ए को मिल गया। अब इस टाइम पे क्या होगा? ए जो है सेलर, वो क्या करेगा? एक सर्टेन, आप बोल सकते हो रिबेट को बोल सकते हो कि डिस्काउंट के टाइप भी आप देख सकते हो, है ना, या थोड़ा बोलते हैं ना कि हमने थोड़ा डिडक्शन दिया उसको। कैसे? 10,000 लेना था, मिल रहा है, लेकिन 2 मंथ के बाद ले रहा था, उसने तो पहले ही दे दिया। तो ऐसे टाइम पे सेलर क्या करता है? कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट देता है। किसको? बायर को। जो चीज बायर के लिए क्या हुआ, उसके लिए तो एक डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट बोलो, रिबेट बोलो, ठीक है। सेलर के लिए भी क्या है? ये रिबेट तो है ही, प्लस उसका क्या थोड़ा सा इसमें लॉस भी है। लॉस कैसे? कौन हो जो होगा जो पागल अपने आप को लॉस दे रहा है? लॉस नहीं कर रहा है वो, क्या है, 10,000 थे, इसमें वो कितना डिस्काउंट दे देगा? 100 रुपीस का डिस्काउंट दे देगा। दैट मींस 9,900 और रिसीव करेगा 1,000 रुपीस का क्या दे देगा? रिबेट देगा सेलर को कि भाई रहने दे, 10,000 मत दे, 9,900 रुपए ही दे, 1,000 रुपीस का तुझे रिबेट दिया मैंने। इसमें एक चीज क्या होती है कि जो बायर है ना, उसके मन में एक और क्या आता है कि भाई नेक्स्ट टाइम भी ऐसा करूंगा, मैं जितना टाइम पीरियड ले रहा हूं ना, उससे अगर मैं पहले अगर पेमेंट दे दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? एक सर्टेन अमाउंट का मुझे रिबेट मिलेगा। सॉरी, क्लियर? क्या होगा? सर्टेन अमाउंट का रिबेट मिलेगा। बायर हमेशा किस लालच में आता है कि यार कुछ परसेंट अगर मेरी अमाउंट में से कम हो जाए तो क्या हो रहा है, बराबर। सेम यही चीज सेलर का क्या है? अगर वो पूरी अमाउंट चार्ज करता है या वो 2 मंथ में दे रहा है तब भी, और उससे पहले दे रहा है तब भी, तो इन शॉर्ट बायर के मन में क्या जाएगा कि यार मैंने पहले दिया तो क्या काम का, बाद में दे रहा हूं, उतना भी चार्ज हो रहा है, पहले अगर पेमेंट कर रहा हूं तब भी उतना ही चार्ज हो रहा है, तो मेरा तो कोई फायदा ही नहीं है। तो बायर सेलर क्या करेगा इस चीज में कि सामने वाले के मन में एक लालच दे देता है कि भाई तू जितना जल्दी मुझे पेमेंट करेगा ना, मैं उतना सर्टेन अमाउंट ऑफ तेको रिबेट दूंगा। तो सही टाइम पे इन शॉर्ट ए नाम का जो पर्सन है इसके पास भी पेमेंट आ गया,
क्लियर? उसको कितने का लॉस हो रहा है सिर्फ क्योंकि डिस्काउंट देना पड़ रहा है ना, 100 रुपीज जा रहा है। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि बी नाम के पर्सन का जो पेमेंट है वो सबसे पहले किसको आ जाएगा, ए नाम के पर्सन को पहले करेगा। बी के और भी बायर तो होंगे, बहुत से सेलर होंगे जिनके पास से बी परचेस करता होंगे जैसे एक्स वाई जेड एंड सो बहुत सारे होंगे। लेकिन ये सारे लोग अगर सेम टू सेम आप अगर 2 महीने के बाद जाओ या पहले दो, वो 10,000 रुपीज ही चार्ज करते हैं, तो क्या वो पहले पेमेंट इनको करेगा? नहीं, बोले इनको तो बाद में करो तब भी उतना ही है, पहले करो तो भी उतना ही है। बोले इससे अच्छा काम करता हूं मैं पहले इसको ए नाम का जो पर्सन है इसको पेमेंट कर देता हूं। किसको? ए नाम के पर्सन को पेमेंट करता हूं। क्यों? क्योंकि वो बोले मुझे कुछ एक रिबेट देगा जो मेरे लिए फायदा है, बराबर। डायरेक्ट किस तरह से बिजनेस चलता है इस तरीके से ही, सामने आपको क्या मन में लालच देना पड़े तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। सही टाइम पे पेमेंट आ गया, नहीं तो कोई भी बिजनेस देखना पेमेंट हर किसी का ब्लॉक हो जाता है, जल्दी निकलता नहीं। चलिए अब इसी के रिगार्डिंग एंट्री देख लो क्या आएगी। इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर एंड इन द बुक्स ऑफ ड्राइंग, कैश अकाउंट इनके पास तो आया है, पेमेंट आया है इसलिए कैश। टू रिबेट टू बिल्स अकाउंट, जैसे अभी एग्जांपल दिया ना हमने, कितना था लेना था, 10,000 रुपीस लेना था, 9,900 रखेंगे, 100 रुपीस का रिबेट मिला। सेम यहाँ पे डेबिट अकाउंट में कितना आएगा, 10,000 लेना था, कैश लिया कितना उससे और 1,100 का क्या दे दिया, 100 का रिबेट, बराबर। क्लियर? चलिए अब इसी तरीके से कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 5, Rohit draws a bill on Vikram for ₹10,000 payable 3 months after the date. The bill is duly accepted by Vikram 1 month before the due date. 1 month before the due date, Vikram meets the bill and gets a rebate of this 12% annual. Make journal entry in the books of Rohit and Vikram. क्या बोला गया, 10,000 का गुड्स परचेस किया था, किसने, विक्रम भाई ने। किसके पास से, रोहित के पास से। 3 मंथ का उन्होंने टाइम पीरियड मांगा कि विदिन 3 मंथ में आपको मैं आपका पेमेंट कर दूंगा। बट जिस दिन उन्होंने ये डेट मांगी 3 मंथ का, उसके 1 महीने के बाद ही उन्होंने क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया पूरा। इस चीज के ऊपर अब रोहित क्या कर रहे हैं, उन्हें कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ रिबेट चार्ज किया जा रहा है जो एनुअली कितना है, 12% है। अब ये दिया तो कितना है, एक ही मंथ में दे दिया है, तो रिबेट भी इसी बेस पे चार्ज होगा। क्लियर? चलो आ जाओ, तो इस तरीके से जर्नल एंट्री आएगी। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 10,000 टू विक्रम, रोहित डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। ये तो हमारी नॉर्मल एंट्री है कि हमने बिल्स किसको दिए, विक्रम को दिए, रोहित को दिया, रोहित ने बिल्स पे किया। ये तो हमारी जेन्युइन एंट्री है जो बार-बार रिपीट होती ही जा रही है। ये वाली एंट्री तो सेम। यहां पर चेंज क्या है, रिसीव विक्रम एक्सेप्टेंस, रिसीव रोहित ड्राफ्ट। ये क्लियर? पॉइंट नंबर 2 यहां पर है आपका रिबेट की एंट्री। कितना था देखो, ये रहा, कितनी अमाउंट बोली गई थी आपको, 10,000 की बोली थी, कितने मंथ में दे दिया, 1 मंथ में दे दिया गया। कितने परसेंट, 12% इंटरेस्ट चार्ज किया था। क्लियर? कुछ इस तरीके से आएगा, है ना, 12 कैंसिल, 100 कैंसिल। कितना रुपीस का रिबेट मिला है, 100 रुपीस का यहाँ पर क्या मिला है, रिबेट मिला है। किसको, विक्रम भाई को। कितने का रिबेट मिला है, 100 रुपीस का। चलो नोट कर लेना इसको। देन एंट्री कैसे आएगी, कैश अकाउंट 9,900, रिबेट कितने में मिला था, 100। बिल्स रिसीवेबल कितना था, 10,000 रुपीस। कैसे आया, क्योंकि विक्रम भाई ने पे किए, तो बिल्स पेबल अकाउंट 10,000। कैश कितना गया उनके पास से, 9,900 का ही कैश गया। सिर्फ रिबेट कितना मिला,
₹100, ये ₹100 हुए कि जो उनको देने नहीं पड़े। विक्रम भाई का फायदा हुआ है, इनका कहीं ना कहीं थोड़ा लॉस हुआ है, लेकिन फ्यूचर के लिए दोनों का प्रॉफिट ही है। कुछ पैसे अगर देने से पूरी अमाउंट अगर मिल रही है तो क्या बुरा है ना? नहीं तो बहुत से लोग तो क्या 10,000 पूरे नहीं देंगे, पर नहीं देना तो उसके सामने तो अच्छा है ना, आपको 10,000 ना मिले, इससे अच्छा 100 रुपए देके बाकी की अमाउंट मिल रही है तो क्या बुरा है, बराबर। ये सारे बिजनेस टाइकून्स के तरीके हैं, किस तरीके से बिजनेस किया जाए इसी तरीके से होता है, सारी ट्रिक्स है। चलो लालच। नाउ एक्सरसाइज नंबर 11.4 एक्सरसाइज पे आ जाते हैं हमारी। चलिए 11.4 dash account is debited in the books of drawer when bill is duly met and the bill is retained up to the maturity date। किसके अंदर आता है ये? ए कैश में। in the books of endorsee when the endorsement occurs dash account is credited। किसका अकाउंट क्रेडिट किया जाता है? बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, एंडोर्सी और एंडोर्सर। सो बी बिल्स पेएबल किसका आता है? बिल्स पेएबल का। The balance in the bills sent for collection account is shown in the balance sheet as which side? Asset side, liability side। कौन साइड पे आएगा? या कैपिटल है नन ऑफ दिस। कौन साइड पे आता है? नन ऑफ दिस। इनमें से तो किसी पे भी नहीं आएगा, बराबर। Then if the payment of the bill is not made on the due date, it is called, अगर उस ड्यू डेट पे अगर नहीं मिला है तब क्या होगा? If the payment of the bill is not made on the due date, it is called discounting the bill। क्या जाएगा? डिस्काउंटिंग द बिल। नाउ in the books of drawer when a bill is dishonored dash account is debited in the drawer side। कौन सा आएगा? कैश अकाउंट। कौन सा आएगा? कैश। when the acceptor requests the holder to extend the period of bill, it is called renewing the bill। क्या आता है? renewing the bill। क्लियर? जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ रॉन्ग शो हो रहा है। इसके अंदर आंसर आपका ये आएगा, renewing the bill in the books drawer when a bill is dishonored, bill is dash account is debited, discount, none of this, ये नहीं आएगा। क्लियर? then dishonor अब क्या हो गया? dishonor of bill। कौन सा आता है? dishonor of bill in the books of drawer when a bill is dishonored dash account is debited। जब आपका बिल डिसऑनर्ड हो गया है तो डेबिट में किसके? ड्रॉवर के अंदर आपको डेबिट में लिखना है, बराबर। ड्रॉवर में क्या लिखेंगे? डेबिट का ड्रॉई का नाम आता है डेबिट साइड पे। क्लियर? थोड़ा रॉन्ग प्रिंट हो गया यहाँ पे, मे बी थोड़ा सा रॉन्ग चला गया यहाँ, इसीलिए। चलिए नेक्स्ट। When the acceptor is declared as insolvent, the entry in the books of drawer is debited with क्या साइड पे आता है? ड्रॉई का नाम आएगा। When the acceptor is declared as insolvent, डेबिट पोर्शन में क्या आता है? बैड डेब्ट। क्या जाता है? बैड डेब्ट लिखा आता है। दो चीज आती है ना। When the acceptor is declared as insolvent, the entry in the books of drawer is debited with कैश एंड बैड डेट। दोनों चीज आती है। कौन सी आती है? कैश एंड बैड डेट। कैश एंड
बैड डेट सी यहाँ पे कट दिया हुआ है। देन इफ द एक्सेप्टर pays the bill amount before the due date it is called before the due date से पहले ही अगर उन्होंने दे दिया तो क्या आएगा retiring the bill, क्या आएगा retiring the bill। clear now what you have learned सेम आपको दिया हुआ ये रीड आउट कर लेंगे ओन वर्ड्स में। देन आपकी टर्मिनल एक्सरसाइज आपको दी गई है, क्लियर, एक बार रीड आउट कर लेना। सारे इसके आंसर दिए हुए, टर्म्स दिए, मीनिंग हमको दे लिख लेना है, एक्सप्लेन द टर्म्स। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, जब आपका बिल डिसऑर्डर होता है तब आपको नोटिंग चार्जेस लगते हैं। रिडेमेबल ऑफ बिल, रिटायरिंग द बिल, डेज ऑफ ग्रेस 3 डेज आते हैं मेनली। क्लियर, सारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कर लेनी है शाम वाली। सेम यही सारी एक्सरसाइज की हमने भी, बराबर। तो यहां पर आपका चैप्टर नंबर 11 बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी कंप्लीट होता है। क्लियर, चैप्टर नंबर 12 एरर्स एंड देयर रेक्टिफिकेशन। You did not take your study seriously, that is why you could not get good marks. You committed an error, you fell in some bad company, you may commit many such errors in your day to day life। यहां पर अभी आपको क्या बताया, एरर्स और उसका रेक्टिफिकेशन में भी हर जगह पे कोई भी फील्ड ले लो, या तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी कहीं ना कहीं हमसे कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है, होती होगी, सो वैसे इंसान है, गलती तो होगी ही। तो बहुत से जगह जहां पर गलती होती है, सेम इसी चीज को किससे जुड़ा है, अकाउंट से जुड़ा हुआ है, बराबर। सेम अकाउंट के अंदर भी बहुत से ऐसे होती है कि हम एंट्री गलत लिख देते हैं, तो में भी हमको कुछ एरर आता है, हमारे टोटल में डिफरेंस आ जाता है। क्लियर, तो उसी के रिगार्डिंग एक आपको एग्जांपल दिया है कि जस्ट लाइक अगर आप देखो कि यार मेरे गुड अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, तो इसका कारण क्या होगा कि मे बी आपने उस टाइम पे जब आपको पढ़ना था उस टाइम पे आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की होगी, तभी तो आपके सही मार्क्स नहीं आए। सही मार्क्स नहीं आए तो आपको एक अच्छी कंपनी नहीं मिली, अच्छी कंपनी नहीं मिली तो अच्छे एम्प्लॉय नहीं मिले, रेपुटेशन नहीं मिली। क्लियर, दैट मींस गलती कहां हो गई थी कि काश अगर स्टार्टिंग में हमारी जो बिगिनिंग हो रही थी वहीं पर अगर मेहनत कर लेते तो एक अच्छे मार्क्स आते, अच्छी कंपनी होती, अच्छी जॉब होती, अच्छी सैलरी होती। क्लियर, इसीलिए स्टार्टिंग हमेशा बेसिक से ही करना तभी अच्छा रहेगा। लाइक similarly an accountant can also commit errors while recording business transaction in the books of account in their posting or balancing the books as soon as। सेम यही सब गलतियां किससे, एक अकाउंटेंट से हो जाती है ना, क्योंकि बिजनेस की जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो कौन मेंटेन करता है, एक अकाउंटेंट ही मेक करता है। गलतियां क्या हो जाती है, डेबिट का क्रेडिट, क्रेडिट का डेबिट में गलतियां हो जाती है। अदरवाइज हम जिस चीज की जो लेजर प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर साइड्स के अंदर चेंज हो जाती है कि डेबिट साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, एंड मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर गड़बड़ किस में हो जाती है, अमाउंट के अंदर हो जाती है ना। किसी ने 17 बोल दिया तो 17 किस तरह से आएगा, 70 कैसे आएगा, तो यहां पर आपकी गड़बड़ ज्यादा हो जाती है, 1331 की तरह लिखा जाता है। क्लियर, तो इस तरीके से आपकी गलतियां हो जाती है। दैट मींस अमाउंट में, साइड में, लेजर के अंदर उसकी साइड में, देन एक आता है कॉलम में, कॉलम के अंदर भी आपकी गलतियां हो जाती है, या तो गलत लेजर सिलेक्ट कर लिया, एंड द लास्ट वन इज आपकी जर्नल एंट्री में, जर्नल एंट्री के अंदर भी गड़बड़ हो जाती है। क्लियर, ये सारी चीजें जो बताई है जस्ट लाइक एन एग्जांपल है, आगे हम देखेंगे। These errors should be located and corrected as soon as possible so that accountant give true and fair result of the operation of the business enterprise। जितनी भी एरर बिजनेस में आती है उस टाइम के लिए तो ठीक है, लेकिन उसको कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ही आपको जहां पर एरर आ रही है उसे सॉल्व करना होगा। इसलिए इसको क्या बोला गया है, रेक्टिफिकेशन करना होगा, जो गलतियां आ रही है उसे ढूंढ के हटानी होगी। You have learned that in case trial balance does not agree, it means that there are some accounting errors, there can be some error which do not affect the trial balance, that is trial balance still tally। हमने ये आप जो एग्जांपल पढ़ रहे थे किसके बारे में, ट्रायल बैलेंस के बारे में। हमने चैप्टर देखा था हमारा ट्रायल बैलेंस का, जिसके अंदर क्या था
हमारे जो लेजर है ना, हम क्या करते थे, हमारे लेजर की इफेक्ट किस में आती थी, सारे ट्रायल बैलेंस में। कुछ इस तरीके से ही फॉर्मेट बनता था हमारा ट्रायल बैलेंस का, यहाँ डेबिट क्रेडिट लिखा होता था, ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनता था। इसके अंदर क्या होता था, आपका डेबिट एंड क्रेडिट क्या होना चाहिए, टैली होना चाहिए होता था। क्या होता था, टैली अगर होगा दैट मींस आपने ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीज की इफेक्ट दी है वो सारी कैसी है, करेक्ट है, बराबर। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपने एंट्री में गलती कर दी है या मे बी आपके लेजर में गलती हो गई। क्लियर? तो सेम यही बताया that in this lesson you will learn about the locating, classifying, analyzing accounting errors and their rectification। अभी तक सारी चीज हम सीख चुके हैं, किस तरह से लेजर बनता है, जर्नल एंट्री, उसकी इफेक्ट, एरर्स, बैड डेट, बिल रिसीवेबल, बिल ऑफ एक्सचेंज, ये सारी चीज हो गई। अब सीखो कि कहीं ना कहीं क्या अगर इसमें हमने कोई गलती कर दी है ना, कि कहीं गलती हो गई तो उस चीज को आप कैसे रेक्टिफाई करोगे, अपनी गलतियां कैसे सुधारोगे, बराबर। ये चीज तो पहले आनी चाहिए, बराबर। चलो 12.1 मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एरर्स एंड देयर लोकेशन। इन आवर लाइफ वी मेक मैनी मिस्टेक, बहुत इजी नॉर्मल सी बात बताइए और बहुत सच भी है कि हमारे रेगुलर लाइफ में बहुत सी गलतियां तो करते ही। एज सून एज दीस आर डिटेक्टेड ही शी करेक्ट्स देम in the similar manner an accountant can also make mistakes or committed error while recording and the posting of transaction। जैसे हमारी रोजाना जिंदगी में भी कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती है ना। जैसे मैं भी एक एग्जांपल दो तो कोई पैकेट होता है उसको जो फाड़ना नहीं होता है स्टिल हम उसको कट कर देते हैं। अब एट टाइम वो कट तो गया, उसको सही किस तरीके से किया जाएगा, उसको वापस से चिपका के रख दिया जाता है। लाइक आपने क्या किया, गलती करी, उस चीज को वापस से सुधार दिया ना। तो वही चीज अकाउंटेंट क्या करेगा बिजनेस के अंदर। सपोज अगर उससे कोई भी गलती हो गई, किसके अंदर हो सकती है, ट्रांजैक्शन में हो जाएगी, पोस्टिंग के अंदर हो जाएगी, या तो किस चीज को रिकॉर्ड करना था, कैश के अंदर रिकॉर्ड करना था, गलती से बैंक वाले कॉलम में रिकॉर्ड हो गया, बहुत नॉर्मल सी एंट्री, क्योंकि कैश बैंक आजू बाजू में ही होते हैं तो उसके अंदर गलतियां हो जाती हैं। तो उस गलतियों को फाइंड करके उसको सुधारनी है। फिलहाल यहाँ पर आपको क्या बताया गया, these are called as accounting errors। लाइक ये भी आपकी एक शॉर्ट डेफिनेशन दी गई है अकाउंटिंग एरर्स की। सो accounting errors are the errors committed by the person responsible for recording and maintaining accounts of a business firm in the course of accounting process। अकाउंटिंग एरर्स क्या बता रहे हैं आपको, अकाउंटेंट की क्या रिस्पांसिबिलिटी होती है कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे प्रॉपरली मेंशन किए जाए, रिकॉर्ड किए जाए। इफ अगर वो कहीं प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड नहीं हो रहे दैट मींस आप उस टाइम पे आपको एरर फाइंड आउट होगी, एरर दिखेगी। एरर कैसे दिखेगी कि जब आप उस चीज का टोटल करोगे ना आपकी अमाउंट टैली नहीं होगी, और जब टैली नहीं हो रही है दैट मींस आपको डायरेक्ट क्या शो करेगा, आपकी एरर बताएगा, बराबर। This error may be in the form of omitting the transaction to record। omitting का मतलब क्या होता है, मे बी आप उस चीज को लिखना भूल गए है ना, मे बी यू कैन से एज अ फेलियर और रिटर्न ऑफ, आपने लिखना रह गया, बराबर। omitting the transaction to record, recording in wrong book or in wrong account or a wrong totaling and so on। बहुत सारे नंबर ऑफ तरीके हैं या एरर के कारण है जिसके वजह से एरर आती है। जैसे या तो आपने ट्रांजैक्शन लिखना ही भूल गए, किसी के पास से पेमेंट आया था लेकिन लिखना ही रह गया, अरे बाद में लिख लूंगा करके ध्यान से हट गया, या तो आपने किसी गलत बुक में लिख लिया, जैसे आपने पर बैंक में आपने डिपॉजिट किया था, लिख गलती से कैश बुक में लिया, या परचेज का ट्रांजैक्शन था सेल्स में लिख लिया, रॉन्ग अकाउंट में लिख लिया, अगेन अकाउंट गलत लिख दिया आपने, देन रॉन्ग टोटल 10,000 की जगह, ज्यादातर इसके अंदर गड़बड़ देखना कहां होती है, टोटलिंग के अंदर जब अमाउंट आती है ना मोस्ट प्रोबेबली जीरो के अंदर बहुत ज्यादा आ जाती है। 10,000 लिखना था, गलती से एक जीरो लग गया है, गलती से एक ही जीरो लगा, सिर्फ एक, इस एक जीरो के अंदर ही कितना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा,
90,000 का तो आपका डिफरेंस आ जाएगा। लिखनी कितनी अमाउंट थी 10,000, लिख कितनी थी, एक जीरो ज्यादा हो गया तो कितनी हो गई 1 लाख। डिफरेंस देखो 90,000। क्लियर, बहुत ज्यादा डिफरेंस इस जीरो की वजह से ही आ जाता है ना, बहुत से कारण है। चलिए, अकाउंटिंग एरर्स कैन टेक सम फॉलोइंग फॉर्म्स लाइक omission of recording a business transaction in the journal or special purpose book। omission का मतलब बताया आपको, भूल जाना, लिखना देखे। फेलियर तो किसके अंदर में भी जर्नल एंट्री के अंदर उसकी इफेक्ट देनी दे गई होगी। या हमारी जो स्पेशल पर्पस बुक होती है कौन सी, परचेज सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये सारी क्या है स्पेशल पर्पस बुक है, इनके अंदर भी इफेक्ट नहीं गई होगी। सो ऑब्वियस सी बात है, जो जर्नल में हमने जिसकी एंट्री नहीं दी तो उसकी स्पेशल पर्पस में बुक में कहां से जाएगी, बराबर। देन नॉट पोस्टिंग द रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन इन वेरियस बुक्स ऑफ अकाउंट टू द रिस्पेक्टिव अकाउंट्स इन लेजर, अपने लेजर में भी उसकी पोस्टिंग नहीं की या रह गई। मिस्टेक्स इन टोटलिंग और इन कैरिंग फॉरवर्ड द टोटल टू द नेक्स्ट पेज। ये देखा, ये ज्यादातर इस चीज में प्रॉब्लम आ जाती है। क्या होता है, आप जैसे बुक्स प्रिपेयर करते हो, हमारी कोई बुक की लेंथ इस तरीके से नहीं होती जैसे ये है कि मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं नीचे आता जा रहा है। इलेक्ट्रिक तो नहीं है, कैसे, जो बुक प्रॉपर फॉर्मेट में होती है उसके पेजेस होते हैं एक साइड दूसरे साइड। देन जब एक पेज टर्न किया जाता है तब क्या करते हैं, यहां तक का जितना टोटल होगा उसे लिखते हैं कि भाई इतना टोटल। नेक्स्ट पेज में क्या कर देंगे, अपर साइड को उस टोटल को लिख देंगे। तो बहुत सी बार गलती क्या होती है कि यहां पर जो टोटल किया है नेक्स्ट पेज पे उसको लिखने जाओ तब में भी कहीं ना कहीं गलती से उस अमाउंट में क्या हो जाता है, चेंज आ जाता है, जिसके टोटलिंग के अमाउंट है उसमें चेंज आ जाता है। देन मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग अमाउंट रॉन्गली, राइटिंग इट इन अ रॉन्ग अकाउंट और ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द अकाउंट। डेबिट में लिखना था गलती से क्रेडिट में लिख दिया, क्रेडिट में लिखना था क्रेडिट डेबिट में लिख दिया, बराबर। Again, there may be two types of accounting errors. Mainly कितने टाइप की होती है, two type. First, that causes the disagreement of the trial balance or that do not affect the agreement of the trial balance. दो तरह की होगी, कौन सी, that causes the disagreement of the trial balance and second one is that do not affect the agreement of the trial balance। बराबर, टिक कर लेना, ये कौन सी है आपकी इफेक्ट, ये सारी, बराबर। चलिए, आपके पॉइंट्स है मेनली 4, याद रखना। आप अपने ओन वर्ड्स में भी इसे लिख सकते हो, है ना। जैसे नेक्स्ट कौन सा है, लोकेटिंग एरर्स। इट इज ऑब्वियस दैट इफ देयर आर एरर दे मस्ट बी लोकेटेड एट द अर्लीस्ट। आफ्टर लोकेटिंग द एरर दे आर टू बी रेक्टिफाइड। ठीक है, हमको पता है कि पहले तो एरर आएगी, जब तक एरर नहीं आएगी हम उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसलिए क्या बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या आती है, एरर आती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि जो एरर आ रही है उसे फाइंड आउट करके प्रॉब्लम जो आ रही है उसको सॉल्व किया जाए। In accounting also once it is established there are some accounting error, these need to be located and detected as earlier as possible। सभी जगह पर होता है कि कहीं पर भी अगर आपकी गलती आ रही है या एरर आ रहा है तो क्या करो, जितना जल्द से जल्द हो सके उसे आप सॉल्व करोगे। सेम अकाउंटेंट की यही रिस्पांसिबिलिटी है तो उसे करना होगा। हाउ टू लोकेट द एरर। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि यार चलो एरर तो हो गई, अकाउंट एक छोटी सी चीज तो है नहीं, कितने ही नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, बुक्स होती है, तो आप एक एक चीज कैसे ढूंढोगे। वही आपको पूछ रहे कि हाउ टू लोकेट द एरर, आप कैसे एरर फाइंड करोगे। हाउ स्टेप्स विल बी टेकन टू लोकेट द अकाउंटिंग एरर्स कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। नंबर ऑफ आपको स्टेप्स दिए, ये स्टेप्स अगर फॉलो करो जब एरर आएगी तब आपको स्टेप बाय स्टेप देखना है कि पहले कौन सी चीज देखो फिर उसके बाद आपको पता चलेगा। तो ये सारी चीजें करनी होगी। जैसे when the trial balance does not agree, जब आपका ट्रायल बैलेंस एग्री नहीं हो रहा है, बराबर, तब क्या करोगे, चेक द कॉलम टोटल ऑफ द ट्रायल बैलेंस। सबसे पहले ट्रायल बैलेंस का ही चेक करो। अगर वो टैली नहीं हो रहा है तो मे बी शायद अपने कैलकुलेशन करने में गलती हो गई हो, बराबर, मे बी कैलकुलेशन में गलती हो गई हो, तो पहले वो चेक करो।
नेक्स्ट, अगर वहां भी परफेक्ट है, नेक्स्ट स्टेप किस पे हो, चेक दैट द बैलेंस ऑफ ऑल अकाउंट इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक बैलेंस in the ledger that have been written or are written in the correct column of the trial balance, and debit balance is the debit column, credit balance is the credit balance. यही चीज ज्यादातर गड़बड़ हो जाती है। नेक्स्ट क्या देखना है, जब आपने ट्रायल बैलेंस देख लिया उसके बाद लेजर चेक करो कि क्या लेजर में सारी इफेक्ट प्रॉपर साइड का ये, अगर हाँ देन नेक्स्ट क्या है कि क्या जो डेबिट बैलेंस है वो मैंने ट्रायल बैलेंस में डेबिट कॉलम में लिखा है या नहीं, क्या क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट कॉलम में लिखा है या नहीं, वो चेक कर लो, क्योंकि बहुत सी बार क्रेडिट बैलेंस गलती से डेबिट कॉलम में भी चला जाता है ना। सेम ऐसे डेबिट बैलेंस भी क्रेडिट कॉलम में चला जाता है, गलतियां हो जाती है, बहुत कॉमन सी गलतियां हैं। देन फाइंड आउट द एग्जैक्ट फिगर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रायल बैलेंस एंड सी डेट। हमने सेकंड बैलेंस भी कर लिया, स्टिल वहां पर भी सब ठीक है, अभी भी एरर आ रहा है। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, अब आपका जो ट्रायल बैलेंस है ना, हमारा जो ट्रायल बैलेंस था, हमारा डेबिट क्रेडिट, इनका क्या करो, डिफरेंस फाइंड करो। इनका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो कि एग्जैक्ट कितनी अमाउंट का डिफरेंस आ रहा है, बराबर। एग्जैक्ट फिगर ऑफ डिफरेंस ट्रायल बैलेंस में देखो कि कितना डिफरेंस आ रहा है। देन no account of a similar balance has been omitted to shown in the trial balance। यहां पर क्या बता रहे हैं कि आपने एक अमाउंट देख लिया कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, सपोज 500 का डिफरेंस आ रहा है, जस्ट एग्जांपल 500 का डिफरेंस आ रहा है। अब क्या करोगे, आप एक काम करो, 500 के हिसाब से आपने ऐसी कोई एंट्री है जो की थी पहले कि 500 की थी, मे बी आप शायद वो 500 को जो डिफरेंस आ रहा है मे बी वही अमाउंट की एंट्री लिखना रह गई है ना, सेम वही अमाउंट की एंट्री लिखना बाकी रह गई होगी। क्लियर पॉसिबिलिटी, तो इसलिए डिफरेंस फाइंड करके क्या हो जाएगा, अब आपके निगाह में क्या होगा 500। आप अपनी बुक्स में क्या करोगे, एक एक चीज पढ़ने का टाइम नहीं, क्या करोगे 500 की एंट्री देखो, किसके अंदर, जर्नल एंट्री में, कि मैंने 500 की एंट्री है क्या, 500 उस तरीके से चेक करोगे। दैट मींस थोड़ा फास्ट तरीके से आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्या होगा, अ बैलेंस अमाउंट व्हिच इज हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस अमाउंट पुट इज रिटन ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। क्या बताया जा रहा है कि जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट जहां पर कम आ रहा है वहां पर रख के उसे टैली तो करो कि एग्जैक्ट कितनी अमाउंट आ रही है वहां पे। क्लियर, देन रीचेक द टोटल ऑफ स्पेशल पर्पस बुक। क्या करना है बाद में, स्पेशल पर्पस बुक को आपको चेक करना है। कौन आएगी स्पेशल पर्पस में, हमारी परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, मेनली 4 बुकें बनती है स्पेशल पर्पस में। देन चेक द बैलेंसिंग ऑफ द वेरियस अकाउंट्स इन लेजर। नेक्स्ट स्टेप क्या करो कि भाई हमारे लेजर है जिसके अंदर जो बैलेंस आता है, कभी डेबिट बैलेंस आता है, कोई क्रेडिट बैलेंस आता है, क्या वहां पर टोटल के अंदर आपने मिस्टेक तो नहीं कर दी, बराबर, एक बार वो चेक कर लो। क्लियर, देन इफ द डिफरेंस इज स्टिल नॉट ट्रैक्ड, check each and every posting from the journal and various special purpose books and one by one in the ledger। अब देखो इतने सारे आपने स्टेप चेक कर लिए, फिर भी कहीं ना कहीं एरर आ ही रही, अभी भी वो एरर सॉल्व नहीं हुई। उस टाइम पे आपको क्या करना है, एक साइड पे अपनी जर्नल की बुक रखो, दूसरी साइड पे स्पेशल पर्पस बुक, तीसरी साइड पे आएगी आपकी जो लेजर की बुक बनाई है। अब इसके साथ में आपकी जो ट्रायल बैलेंस की बुक है, दैट मींस एक साथ सारी बुकें चेक करनी है। कैसे, जर्नल एंट्री के अंदर जो एंट्री है क्या वो मैंने लेजर के अंदर पोस्टिंग करी है, वो चेक करो, फाइन, लेजर में पोस्टिंग है, टिक करते जाएंगे, करेक्ट, सेम लेजर में होता जाएगा। आपकी जर्नल एंट्री जब पूरी कंप्लीट हो गई, लेजर के अंदर इफेक्ट आई है, देन लेजर का एक एक टोटल किया जाएगा, फिर से उसका बैलेंस चेक करेंगे। अब उस क्या करेंगे, क्या वो बैलेंस मैंने ट्रायल बैलेंस में सेम वही अमाउंट लिखी है, या जो मेरा डेबिट बैलेंस आया है क्या वो डेबिट कॉलम में आया है, क्रेडिट बैलेंस है क्या वो क्रेडिट कॉलम में आया है, सेम आप चेक करते जाओगे इस तरीके से। देन जैसे ट्रायल बैलेंस का भी कंप्लीट हो गया, आपका स्पेशल पर्पस बुक भी
चेक करेंगे अब कि स्पेशल पर्पस बुक में जो परचेस के ट्रांजैक्शन थे उसका टोटल करेंगे, ट्रायल बैलेंस में आएगा, बराबर। तब एक एक करके बुक चेक करनी होगी, तब तो आपको 100% आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि यही तो बुक होती है जो हम प्रिपेयर करते हैं, हमारी लेजर, जर्नल बुक, स्पेशल पर्पस बुक, यही सारी चीजें जो हम प्रिपेयर करते हैं मेनली, और इन सब की इफेक्ट किसमें, ट्रायल बैलेंस में चली जाती है, बराबर। तो ये सारी चीज आपको स्टेप बाय स्टेप चेक करनी होगी।